अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से नए VLF स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। तिहाड़ी चढ़ाव का हुकूमत पर इल्जाम, इकामती स्कूलों की बंदिश से तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा यह कांटों का है ताज, खुदा उमर अब्दुल्ला को लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मदद फरमाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को तेलंगाना के विकाराबाद में 2,900 एकड़ पर फैले नए बहरिया के वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF स्टेशन का संगे बुनियाद रखा, जो चैलेंज बहरी हालात में मुअस्सर कमांड और कंट्रोल की सलाहियतों को यकीनी बनाएगा। ये मंसूबा बहरी मवासलात के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और तवील फासले तक महफूज तरसील में अहम किरदार अदा करेगा। ईस्टर्न नेवल कमांड एमएलए श्री राममोहन रेड्डी गारू, एमएलए श्री मनोहर रेड्डी गारू, एमएलए श्री यादई टयागारू, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स और यहाँ पर मौजूद इस क्षेत्र के रहने वाले अन्य सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नेशनल इम्पोर्टेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने वाला यह इस्टेब्लिशमेंट निश्चित रूप से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जब इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वहीं आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि आज ही का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के माने जाने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है। डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सेक्टर में जो महान योगदान दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के अवसर पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। साथियों, इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था। सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं, और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। मुझे कई मौकों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेज में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है, तो लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं।
मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के तमाम कारकुनान और कायदीन से अपील की है कि वह अपने इख्तलाफात को पस्त पुश्त डालकर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए संजीदा कोशिशें करे। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन न सिर्फ पार्टी के लिए एक टेस्ट होगा, बल्कि यह कारकुनान के लिए लगन और नज़्मो ज़ब्त के साथ मेहनत करने का भी वक्त है। उन्होंने जोर दिया कि तमाम बल्दियाती इदारों में कामयाबी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि यह पार्टी की मुस्तकबिल के लिए अहम साबित होगा। ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు 9 నెలల్లో మేము తీసుకొచ్చిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరవేయడంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలుగా చురుగ్గా ఉండాలనే మాట చెప్పడం జరిగింది. పోయిన ప్రభుత్వంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఉద్యోగ విషయంలో కానీ, రైతు బంధు విషయంలో కానీ, రుణమాఫీ విషయంలో కానీ, ఇతరత సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కానీ టీఆర్ఎస్ కన్నా 10 ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాము. మేము గతంలో ఆశ చూపి ప్రజల్ని ఊరించి మోసం చేసిన సందర్భము. ఈ మంచి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తా ఉన్నాం చెప్పే బాధ్యత కార్యకర్తలు తీసుకోవాల్సింది ఇలా సమీక్ష సమావేశంలో। सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से इकामती स्कूलों के किराए के अदम अदायगी के बाद कई स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले में एक इकामती रिहायशी स्कूल पिछले 10 माह से किराए के अदम अदायगी की वजह से बंद हो चुका है। राव ने मजीद कहा है कि ये बदकिस्मती वाकया हुकूमत के तहत रेसिडेंशियल स्कूल मैनेजमेंट की बिगड़ती हुई हालात को उजागर करता है, जिसकी वजह से तलबा की तालीम में खलल पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरेटरी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की ये तकरीब डल झील के किनारे पर वाक़े शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके मुंतखब अराकीन को अपने ओहदों का हलफ दिलाया। इस तकरीब में कई नुमाया लीडरों ने शिरकत की, जिसमें सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPIM के लीडर प्रकाश कृत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान भी मौजूद थे। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 4 शंबे को रोज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अपने फर्जंद उमर अब्दुल्ला की बतौर वजीर आला की ताजपोशी के बाद नामनिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक चैलेंज से भरी हुई रियासत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत इन वादों को पूरा करेगी जो उसने इंतखाबी मंशूर में अवाम से किए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये कांटों का ताज है, खुदा उमर अब्दुल्ला को कामयाब करे और ताकि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके, यही मेरा पैगाम है। उनका यह बयान उमर अब्दुल्ला के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है, जिनके सामने कई चैलेंजेस है।
दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अब उन लोगों को बिजली कन्वेंशन के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आला आतिशी ने वजाहत की है कि पहले दिल्ली तरक्याती अथॉरिटी DDA ने गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों की रिहायशों के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए शर्त रखी थी कि उन्हें एनओसी फराहम करना होगा। ये साबित करने के लिए उनका मकान कॉलोनी जमीन पोलिंग जमीन पर नहीं है। ताहम अब दिल्ली की आप हुकूमत ने फैसला किया है कि 1731 गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों की रिहायशियों को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। हाल होता था, यहाँ पर नेता वोट मांगने तो जाते थे, पर जब सरकार बनती थी तो ना वहाँ पे सड़क दी जाती थी, ना सीवर की लाइन डाली जाती थी, ना पानी की लाइन डाली जाती थी, ना नालियाँ बनाई जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को हर संभव सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे सड़कें बननी हो, चाहे पानी की लाइन डलनी हो, सीवर की लाइन डलनी हो, और काफी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ। कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आई। लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी DDA ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो DDA से NOC लेके आते हैं, जब वो DDA से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, NOC के लिए भागना पड़ता, और बिजली का मीटर लेने के लिए, NOC लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के NOC की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है, वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है, उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की DDA ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व NCR में फिजाई आलूदगी के बढ़ते हुए मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। अदालत ने पराली जलाने के मामले में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए दोनों रियासतों की जानिब से कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर सख्त तनकीद की है। अदालत आज़मा ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के गुज़िश्ता 3 वर्षों में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर सिर्फ मामूली जुर्माना आयद किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस नतीजे में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो अवामी सेहत के लिए खतरा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रियासतों से इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया है।
वजीर खारजा एस जयशंकर मंगल को शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराहान हुकूमत की CSG के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। ये 2 रोज़ा सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ है। ये 9 साल के बाद पहला मौका है जब हिंदुस्तान के किसी वजीर आला या कोई बड़ा ओहदेदार पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SCO के रुकने ममालिक के नुमाइंदों के एजाज में अपने रिहाइश गाह पर आशिया दिया है, जिसमें वजीर खारजा जयशंकर ने भी शिरकत की। इस मौके पर शहबाज शरीफ और जयशंकर ने एक दूसरे का गर्मजोशी से खैर मकदम किया और मुख्तसर गुफ्तगू भी किया, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक मुस्बत इशारा है। इजराइल को हथियारों की बरामदात पर अपने इत्तेहादियों के माबीन सख्त पाबंदियां आयद कर दी है। मेलूनी ने मंगल के रोज अतालवी पार्लियामेंट में कहा, गाजा पट्टी में इजरायली ऑपरेशन के आगाज के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर इजराइल को फौजी मवाद के बरामदात के तमाम नए लाइसेंसों के इजरा को मुअत्तल कर दिया था। यह इक़दाम उस वक्त सामने आया जब इटली ने इलाकों में बढ़ती हुई तशद्दुद के सूरत हाल के पेश नज़र अपनी हिफाजती अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इटली अमनो और सलामती के लिए अपने अज़्म को जारी रखेगा और इंसानी हुकूक के पासदारी पर जोर देगा। Del contingente militare italiano inquadrato nella missione UNIFIL delle Nazioni Unite sono state colpite dall'esercito israeliano. Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti, io penso che non si possa considerare accettabile. Benjamin Netanyahu. Pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati, sia di quelli impegnati nella missione UNIFIL dell'ONU, sia di quelli impegnati nella missione bilaterale MIBIL, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni alla stabilità lungo il confine israelo-libanese. Riteniamo perciò che l'atteggiamento delle forze israeliane sia del tutto ingiustificato, oltre a rappresentare una palese violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per contro, non si può non tenere presente la violazione della stessa risoluzione compiuta negli anni da Hezbollah, che ha operato per militarizzare l'area di competenza di UNIFIL. La posizione del governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione, rafforzando le capacità di UNIFIL e delle forze. राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से नए VLF स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। तिहाड़ी चढ़ाव का हुकूमत पर इल्जाम, इकामती स्कूलों की बंदिश से तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा यह कांटों का है ताज, खुदा उमर अब्दुल्ला को लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मदद फरमाएं।